हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में यूनिट थर्ड को कंप्लीट कर लिया था, अब हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फोर्थ की बात करेंगे। सबसे पहले यूनिट फोर्थ का सिलेबस देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। यूनिट फोर्थ है आपका मिसलेनियस कंपाउंड। उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टोरेंट के बारे में, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इमेटिक्स के बारे में, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे हिमेटेनिक्स के बारे में, फिर पॉइजन एंड एंटीडोट, लास्ट है हमारा टॉपिक एस्ट्रिजेंट। तो लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो, आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए हम सबको लेक्चर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। एक एक लेक्चर में पांचों पार्ट को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टोरेंट के बारे में। तो बिना देरी किए हुए एक्सपेक्टोरेंट को देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसके टाइप और कौन कौन से एक्सपेक्टोरेंट यूज किए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं। एक्सपेक्टोरेंट एंड म्यूकोलाइटिक एजेंट, इन्हीं को क्या बोलते हैं? म्यूकोलाइटिंग एजेंट। इट यूज टू एक्सपेल स्पूटम फ्रॉम द एयरवे, लंग्स और थ्रोट, आइदर बाय इनहांसिंग द फ्लूइडिटी ऑफ स्पूटम, रिड्यूस विस्कोसिटी। These agents are used to clear thick mucus from respiratory pathway। क्या होता है कि रेस्पिरेटरी पाथवे से जो म्यूकस है उसको बाहर निकालने के लिए जो दवाइयां, जो ड्रग यूज करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग एक्सपेक्टोरेंट, म्यूकोलाइटिक एजेंट। आपका म्यूकोलाइटिक एजेंट, म्यूकोलाइटिक एजेंट एजेंट जिसके थ्रू कोई काम हो रहा, म्यूकोलाइटिक। म्यूको वर्ड आया है आपके म्यूकस से, लाइटिक मतलब लाइसिस, किसी चीज को ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। म्यूकस को ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन करना या तोड़ना उसको अलग अलग पार्ट में। तो म्यूकस का ब्रेक डाउन हो जाना, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग म्यूकोलाइटिंग एजेंट। तो एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं? एक्सपेक्टोरेंट म्यूकोलाइटिंग एजेंट यूज टू एक्सपेल स्पूटम। एक्सपेल यानी बाहर निकालना, स्पूटम फ्रॉम द एयरवे। जैसे कि आपकी इधर लंग्स होता है आप लोगों का, लंग्स के ये ट्रेकिया वाला पार्ट होता है, जैसे आप लोग गला बोलते हो, गले में क्या हो जाता है कभी कभी आपका स्पूटम, जिसको बलगम बोलते हैं हिंदी में, वो फंस जाता है। उसको बाहर निकालने के लिए जिन दवाइयां, जिन एजेंट का यूज करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं म्यूकोलाइटिक एजेंट या एक्सपेक्टोरेंट। किस तरह से निकालता है? या तो उसकी, जैसे आपका कफ होता है, बलगम होता है, वो क्या होता है, ज्यादा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। विस्कोसिटी एंड विस्कस होना मतलब ज्यादा गाढ़ा हो जाना। क्या होता है, ज्यादा विस्कस होने के कारण वो नहीं निकल पाता। तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारी म्यूकस ग्लैंड है, ब्रोंकस ग्लैंड है, उसकी क्या हो जाता है, फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर देता है। फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर देता है मतलब उसको स्टिमुलेट कर देता है। आगे हम पढ़ेंगे स्टिमुलेट एक्सपेक्टोरेंट में, ठीक है। उसकी फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण आपका म्यूकस क्या हो जाता है, लेस विस्कस हो जाता है। लेस विस्कस हो जाने के कारण आसानी से वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। उसी को बोलते हैं हम एक्सपेक्टोरेंट, या उन्हीं को बोलते हैं म्यूकोलाइटिंग एजेंट। किस पाथवे से निकल? रेस्पिरेटरी पाथवे। सांस लेने में हमको दिक्कत आती है तो उसी पाथवे से क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है, उन्हीं को बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। क्लियर है? आपको इसका डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब इसके एग्जाम्पल में क्या है, गोफेनासिन, ठीक है, एक मेडिसिन आती है जो इसमें यूज करते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए अगर एक आइडियल एक्सपेक्टोरेंट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल में एक आइडियल टीचर हूं कि नहीं, इसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, ऐसा उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए एक्सपेक्टोरेंट में? इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। क्या होना चाहिए? टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करना चाहिए। सेकंड होता है इट शुड नॉट कॉज एनी एलर्जी। क्या करना चाहिए? कोई सा एलर्जी कॉज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई मेडिसिन कफ को ठीक करने के लिए ली, कफ तो ठीक नहीं हो रहा ऑलरेडी, चलो ठीक है, कफ भी ठीक हो गया, पर क्या कर गया, आपको रेसेस कर गया, या आपको क्या कर गया, कोई एलर्जी कॉज कर रहा, अदर एलर्जी हो जाए, आपको रिएक्शन हो जा रहा है उससे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉक्सिक भी नहीं होना चाहिए, मतलब आपको लेने के बाद उससे कोई टॉक्सिसिटी आपके ऑर्गन पे बैड इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। सेकंड थिंग, कोई एलर्जी कॉज नहीं होना चाहिए। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि एक्सपेक्टोरेंट का क्या क्या क्लासिफिकेशन है, किसके बेस पे क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम लोग।
बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे हम लोग ये क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो फर्स्ट है आपका सेलाइन एक्सपेक्टोरेंट, दूसरा है आपका स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट, थर्ड है आपका म्यूकोलाइटिक एक्सपेक्टोरेंट और फोर्थ है आपका सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट। वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन को। पहले सबसे पहले थे हमारा सेलाइन एक्सपेक्टोरेंट। सेलाइन एक्सपेक्टोरेंट किस तरह काम करता है उसको देख लेते हैं। दिस हेल्प इन प्रमोटिंग द अमाउंट ऑफ ब्रोंकियल सिक्रेशन बाय साल्ट एक्शन, किसके द्वारा? आपके साल्ट एक्शन, जैसे आप अमोनियम क्लोराइड का सबसे अच्छा एग्जांपल है साल्ट फॉर्म करके, ठीक है, सॉल्ट एक्शन के द्वारा क्या करता है? ब्रोंकियल सिक्रेशन को बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? आपका जो स्पूटम है, ठीक है, स्पूटम क्या हो जाता है? लेस विस्कस हो जाता है। लेस विस्कस हो जाने के कारण आसानी से आपके रेस्पिरेटरी पाथवे से बाहर निकल जाता है। तो सेलाइन एक्सपेक्टोरेंट हो गया अपना। दूसरा होता है आपका स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट। स्टिमुलेंट वर्ड से समझ में आ रहा है जैसा हमका स्टिमुलेशन करेगा। अब कहां पे स्टिमुलेशन करेगा वो देख लेते हैं। दिस हेल्प इन स्टिमुलेटिंग ब्रोंकियल ग्लैंड एंड इंक्रीज सेक्रेशन फॉर देम। क्या करता है? ब्रोंकियल ग्लैंड, ठीक है, क्या करेगा? ब्रोंकियल जो आपकी ग्लैंड होती है, ब्रोंकियल ग्लैंड, उसके सेक्रेशन को उसको स्टिमुलेट कर देगा, जिससे वो फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर देगी। जो आपका हाईली विस्कस है स्पूटम, उसको लेस विस्कस कर देगा, जिससे उसका सिक्रेशन आसानी से बाहर आ जाएगा और फ्लूइडिटी के सिक्रेशन को बढ़ा देगा, जिससे लेस विस्कस होकर वो आसानी से रेस्पिरेटरी पाथवे से बाहर आ जाएगा। थर्ड है आपका म्यूकोलाइटिक एक्सपेक्टोरेंट। जैसे ऑलरेडी मैंने इसके वर्ड का मतलब बता दिया था आपको म्यूकोलाइटिक का। These help in reducing viscosity and facilitate thinning and losing of sputum। ये म्यूकस जो भी बोलो, स्पूटम अथवा म्यूकस क्या करता है? थिन, पतला कर देता है उसको, थिनिंग या लूजिंग। लूजिंग मतलब एज ए जो एक साथ बॉन्ड बने उनको लूज बॉन्ड कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाती है? उसकी विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाती है, जिसके कारण आसानी से बाहर निकल आता है, आपका कप आसानी से बाहर निकल आता है। फोर्थ है आपका सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट। दीज हेल्प इन इंक्रीजिंग द सिक्रेशन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ स्पूटम। क्या करता है? सिक्रेशन को कहीं ना कहीं इनहांस कर देता है, जिसके कारण आपका स्पूटम है वो आसानी से बाहर निकल आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं चारों एक्सपेक्टोरेंट को जो हमने डिवाइड किया है उसमें क्या कर रहा है? विस्कोसिटी को रिड्यूस कर रहा है या फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर रहा है, ब्रोंकियल सिक्रेशन को इनहांस कर दे रहा है, या ब्रोंकियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करके उसके सिक्रेशन को इनहांस कर दे रहा है, या म्यूकोलाइटिक एजेंट जो म्यूकस को लाइसिस करके या उसको ब्रेक डाउन करके कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है। तो ये सब एक्सपेक्टोरेंट के टाइप पढ़ लिए। अब इनके एग्जाम्पल में देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे और कौन कौन से एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है आपका पोटेशियम आयोडाइड, दूसरा है आपका अमोनियम क्लोराइड, थर्ड है आपका अमोनियम एसीटेट, फोर्थ है आपका अमोनियम कार्बोनेट। ये चार आपके एक्सपेक्टोरेंट है। सबसे ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम पोटेशियम आयोडाइड और अमोनियम क्लोराइड के बारे में। अब इन दोनों को डिस्कस करने के पहले, जैसे हम कुछ भी चीज करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल दो लोगों का युद्ध करा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग देख के बता देते हैं ना कौन सा ज्यादा पोटेंट है, कौन सा लेस पोटेंट है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कौन सा ज्यादा पोटेंट है। पोटेशियम आयोडाइड स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। क्या करेगा? गैस्ट्रिक म्यूकोसा को क्या कर देगा? स्टिमुलेट कर देगा। एंड इंक्रीज द ब्रोंकियल सिक्रेशन। क्या करेगा? ब्रोंकियल सिक्रेशन को इनहांस कर देगा। जबकि क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड एक्ट लाइक पोटेशियम आयोडाइड। क्या करता है? अमोनियम क्लोराइड किसके तरह काम करता है? पोटेशियम आयोडाइड की तरह काम करता है, पर कैसा होता है? बट इट इज ए लेस पोटेंट। ये कम पोटेंट है। मतलब पोटेंट मतलब होता है कितना अच्छे से वर्क कर पा रहा है, ठीक है, कितनी जल्दी आपके जो स्पूटम है उसको बाहर निकाल दे पा रहा है, तो उसी को बोलते हैं पोटेंसी। ठीक है, पोटेंसी को कौन ज्यादा पोटेंट है कौन लेस पोटेंट है उसी के ऊपर। तो अमोनियम क्लोराइड एक्ट लाइक पोटेशियम आयोडाइड बट इज लेस पोटेंट। क्या होता है ये? इसकी तुलना में पोटेशियम आयोडाइड की तुलना में क्या होता है? कम पोटेंट है। एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट इज आल्सो यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट। क्या करते हैं? एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट को भी एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज करते हैं।
अब देखते हैं अमोनियम क्लोराइड के बारे में। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है NH4Cl, ठीक है। इसका मोलिकुलर वेट होता है, आप लोग निकालना पड़ेगा इसका, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मोलिकुलर वेट निकालना आप लोगों को बता दिया है, तो मोलिकुलर वेट आप लोग निकाल लीजिए। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नाइट्रोजन का कितना है, एटॉमिक नंबर 7, इसका एटॉमिक मास कितना होगा 14 बेसिक प्लस 4 होगा, प्लस क्लोरीन का कितना है 17 का एटॉमिक नंबर है इसका, तो कितना होगा एटॉमिक मास 35 होगा। इसको कैलकुलेट करके आप निकाल लेना। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो वो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, सफेद क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होगा, ये ओडरलेस होगा, इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड इट इज फ्रीली सोल्यूबल इन ग्लिसरीन। किसमें होता है ज्यादा सोल्यूबल, वाटर में सोल्यूबल है। फ्रीली सोल्यूबल किसमें, ग्लिसरीन में। किस तरह का होता है, इट इज ए माइल्ड एसिडिक। कैसा होता है, माइल्ड एसिडिक होता है। कभी कभी आपके उसमें क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा एक्सपेक्टोरेंट है जो एसिड की तरह बिहेव करता है, तो याद रखना आपका अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। जब अमोनियम क्लोराइड को आप ब्रेक डाउन करोगे तो इसमें से एक बेस भी निकलेगा जिसको अमोनिया बोलते हैं और दूसरा निकलेगा HCl। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो एसिड और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों रखता है, तो याद रखना अमोनियम क्लोराइड। अब इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ammonia gas with hydrochloric acid, the solution is evaporate to dryness। क्या करते हैं, किस किस का रिएक्शन कराते हैं हम लोग, NH3 का रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो आपका क्या बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। ये प्रिपरेशन मेथड इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। अमोनिया का रिएक्शन HCl से कराओ, मतलब एसिड बेस का रिएक्शन एसिड के साथ कराओ, अमोनियम क्लोराइड आपका प्रिपेयर हो गया। दूसरा है, इट में आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अमोनिया गैस लिकर विथ लाइम, ठीक है। याद रखना अमोनिया गैस लीकर का लाइम के साथ, ठीक है। लाइम का मैंने पहले भी बताया था किस पर्ट के लिए यूज होता है, कहीं ना कहीं कैल्शियम के लिए यूज होता है। एंड द लिबरेटेड अमोनिया इज पास्ड इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या करते हैं, जो अमोनिया निकलती है, ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं। जो अमोनिया निकलती है लिबरेटेड अमोनिया जो निकलती है उसकी HCl के साथ रिएक्शन करा देते हैं, जिससे भी आपका NH4Cl बन जाता है। कहीं ना कहीं यही मेथड यूज कर रहे हैं, पर इसमें क्या करते हैं, पहले अमोनिया को एक अलग मेथड से प्रिपेयर करते हैं। लिबरेटेड अमोनिया का मतलब होता है पहले अलग मेथड से उसको प्रिपेयर करते हैं, फिर वो जब निकल आता है तब उसकी HCl के साथ रिएक्शन करा देते हैं। इसमें डायरेक्ट अमोनिया ले रहे थे हम लोग, ठीक है। तो ये आपका प्रिपरेशन ऑफ मेथड हो गया। अब इसका असे देख लेते हैं कि कैसे इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे आप लोग, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज असे बाय सिंपल एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। किस टाइट्रेशन के थ्रू, एसिड एंड बेस का रिएक्शन कराएंगे, उसके थ्रू वे एक्यूरेटली, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्यूरेट वेट कर लेंगे अबाउट 0.1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड का, डिसोल्व इन 20 ml ऑफ वाटर एंड एड मिक्सचर ऑफ 5 ml फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन। क्या करेंगे, सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड का वेट कर लेंगे, उसके बाद 20 ml वाटर से उसको डिसोल्व कर लेंगे, फिर फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन को उसमें मिला लेंगे। फिर पहले क्या कर लेंगे, इससे पहले प्रीवियसली न्यूट्रलाइज टू डाइल्यूट फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन 20 ml ऑफ वाटर। क्या करेंगे, फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर लेंगे, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर 2 मिनट बाद क्या करेंगे, टाइट्रेट स्लोली विद 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको टाइट्रेट करवाएंगे 0.1 मोलर, ठीक है, यूजिंग अ फर्दर 0.2 ml ऑफ डाइल्यूट फिनोप्थिलीन। क्या करेंगे, जो पहले हमने न्यूट्रलाइज डाइल्यूट फिनोप्थिलीन किया था, ठीक है, वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसकी पोटेंसी को कम कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट नहीं ले रहे हैं। डाइल्यूट फिनोप्थिलीन जो क्या करेंगे, इंडिकेटर की तरह यूज करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने कभी एनालिसिस के उसमें देखा होगा, एक आपके पास असेंबली होती है, जब आप उसमें टाइट्रेशन कराते हो तो ऊपर आपका टाइट्रेंट होता है, नीचे एनालाइट होता है, ठीक है, उसका ऊपर से टाइट्रेंट के साथ नीचे जब आपके कोनिकल फ्लास्क में जो भी एनालाइट होता है उसके साथ रिएक्शन करवाते हो, तो जो इंडिकेटर यूज होता है आप डायरेक्ट लेते हो। इसमें क्या है, डाइल्यूट फिनोप्थिलीन आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने बीच में पॉइंट बना दिया कि प्रीवियसली न्यूट्रलाइज टू डाइल्यूट फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन इन 20 ml ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद सेम आपको टाइट्रेशन करवाना है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, ठीक है। अब 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम, कितना कंज्यूम अमोनियम क्लोराइड को करता है, एक
वो एवरेज दे दिया इन लोगों ने 0.005349 ऑफ NaCl, इतना परसेंट क्या करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कंज्यूम करता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इतना कंज्यूम करता है अमोनियम क्लोराइड को। ठीक है, तो आपका ये assez क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके देखना, फिर भी नहीं आए तो आप DM कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हो, मैं डबल से आपको रिपीट कर लूंगा, कुछ अलग से ऐसा कुछ बताऊंगा जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। अब इसका स्टोरेज कहाँ करना है आपको, इट इज स्टोर्ड इन ए टाइटली क्लोज कंटेनर, किसमें करना है टाइटली क्लोज कंटेनर में इसको बंद करना है। ठीक है, अब इसका यूज देख लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज ए एक्सपेक्टोरेंट इन कफ मेडिसिन, किसमें यूज होता है कफ मेडिसिन में एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज होता है। इट्स एक्शन इज कॉज्ड बाय इरिटेटिव एक्शन ऑफ ब्रोंकियल म्यूकोसा, क्या करता है इरिटेटिव एक्शन देता है, मतलब इरिटेशन कोस करेगा जिससे क्या होगा ब्रोंकियल म्यूकोसा इरिटेट हो जाएगी। इरिटेट हो जाना मतलब नॉर्मल वर्ड, कोई आपको चीज पसंद ना हो फिर भी वो बार बार हो रहा तो आप उससे इरिटेट हो जाओगे। वैसे क्या होती है हमारे ब्रोंकियल ग्लैंड में भी कुछ ऐसे केमिकल देंगे जिससे वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जबकि इरिटेट हो जाएगी, वो उसको सूट नहीं कर पाएगी, जिससे ब्रोंकियल म्यूकोसा का सेक्रेशन बढ़ जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं फ्लूइडिटी का सेक्रेशन बढ़ जाएगा, जिससे आपका स्पुटम लेस विस्कस हो जाएगा। अमोनियम साल्ट आर एन इरिटेंट टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड में इंड्यूस नोजिया एंड वोमिटिंग, कभी कभी क्या करता है ज्यादा पोटेंसी दे देने के कारण या कभी कभी कोई किसी चीज को टॉलरेट ना कर पाने के कारण क्या होता है ये नोजिया एंड वोमिटिंग भी कॉज करता है। नोजिया आपको चक्कर वक्कर आ रहा है, वोमिट करना मतलब उल्टी आ रही है आपको। अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज अ सिस्टेमिक एसिडिफाइंग एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ सर्वोमेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है, क्या होता है कभी कभी अमोनियम क्लोराइड का कहाँ यूज करते हैं, जब ज्यादा एल्कली वाली कंडीशन आ जाती है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, जैसे हमने पढ़ा ना माइल्ड एसिडिक होता है तो एसिडिफाइंग एजेंट की तरह यूज करते हैं अल्कलोसिस, मतलब जहां बेस का अमाउंट ज्यादा बढ़ जाए वहां एज ए एसिड की तरह भी इसको यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड के बारे में फुल इंफॉर्मेशन। अगर अमोनियम क्लोराइड एक्सपेक्टोरेंट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम पोटेशियम आयोडाइड की तरफ। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है KI, इसका मोलिकुलर वेट आप लोग निकाल लेना, आपके ऊपर छोड़ दिया, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ओडरलेस होता है, सेलाइन एंड बिटर टेस्ट होता है, इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड ग्लिसरीन। आप कुछ भी पढ़ो, जैसे एक्सपेक्टोरेंट पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज आपकी सारे के सारे उसके एक्सपेक्टोरेंट वाले जो भी केमिकल आप पढ़ोगे, जो भी कंपाउंड आप पढ़ोगे, उनकी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो अगर आप एक भी पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं दूसरे आप आसानी से लिख सकते हो, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसका प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड का। पर प्रिपरेशन मेथड सबका अलग रहेगा। It can be prepared by treating iodine with moist iron filling to form ferropheric which undergo decomposition with potassium carbonate। क्या होता है सबसे पहले ये फेरोफेरिक आयोडाइड का क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, उसके बाद आपका पोटेशियम आयोडाइड बनके तैयार होगा। देख लेते हैं आयरन का Fe आयरन का रिएक्शन आप क्या करा आयोडीन के साथ करा देते, आपका एक कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, इसी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं फेरोफेरिक आयोडाइड। फिर इसका क्या करोगे पोटेशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो आपका KI बन के तैयार हो जाएगा। फर्स्ट इस मेथड से आप बना सकते हो। ठीक है, और जो अब ये आपका आयोडाइड बना, इसका क्या करोगे, द रिजल्टेंट प्रोडक्ट दैट इज फेरोफेरिक ऑक्साइड, ये वाला जो फेरोफेरिक ऑक्साइड ये वाला जो प्रोडक्ट बना is filtered and then filtrate is concentrate to yield potassium iodide। ठीक है, इसको कंसंट्रेट कर लोगे, इसको फिल्टर कर लोगे, जो आपका एक मिक्सचर फॉर्म में मिलेगा आपका, उसमें से आपको फिल्टर करके पोटेशियम आयोडाइड को निकालना पड़ेगा। इट कैन बी प्यूरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ प्री क्रिस्टलाइन। ठीक है, उसमें से आपको पोटेशियम आयोडाइड किस फॉर्म में मिलेगा, सॉल्ट फॉर्म में मिलेगा। सॉल्ट फॉर्म के बाद आप इसको क्या करोगे, रिक्रिस्टलाइजेशन से इसको प्यूरिफाई करके आप पोटेशियम आयोडाइड को निकाल लोगे। आपका रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, जिसमें क्या करते हैं सोल्यूबिलिटी के ऊपर इनके डिफरेंस को देखते हैं और फिर क्या करते हैं इसमें से इम्प्योरिटीज को हटा के सॉल्वेंट के थ्रू प्योर कंपाउंड हम निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो गया रिक्रिस्टलाइजेशन वाला मेथड।
तो आपका क्या हो गया, पोटेशियम आयोडाइड आपने प्रिपेयर कर लिया। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आयरन को आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे, आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स के बाद आप क्या करोगे, फेरोफेरिक ऑक्साइड का आपका रिएक्शन होगा, जो आपको मिक्सचर मिलेगा। मिक्सचर मिलने के बाद आप क्या करोगे, उसको रिक्रिस्टलाइजेशन मेथड से प्यूरिफाई करके निकाल लोगे। अब इसका स्टोरेज देख लेते हैं। स्टोरेज फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, क्या करना है आपको, लाइट एंड मॉइस्चर में स्टोर करके रखना है, ठीक है। स्टोर प्रोटेक्टेड, सॉरी क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है लाइट एंड मॉइस्चर से, जिससे वो खराब ना हो। अब यूज देख लेते हैं। इट इज यूज्ड एज ए एक्सपेक्टोरेंट कफ मेडिसिन, ये नॉर्मल यूज रहेगा सबका, क्योंकि आप लोग एक्सपेक्टोरेंट पढ़ रहे हो तो एक्सपेक्टोरेंट में यूज होगा। इट इज यूज्ड इंटरनली फॉर सप्लाइंग आयोडीन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिफिशियंसी। क्या होता है, किसी किसी को थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड एक डिसीज हो जाती है, जिसमें क्या होता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें क्या हो जाता है, क्या आयोडीन की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, ठीक है। तो उसकी डिफिशियंसी में भी क्या देते हैं, बोलते हैं आयोडीन युक्त नमक खाया करो। तो उसके ट्रीटमेंट में भी कहीं ना कहीं पोटेशियम आयोडाइड की मेडिसिन आती है, उसके साथ दे सकते हैं इंटरनली यूज। इट इज आल्सो हैज माइल्ड एंटी फंगल एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी होती है इसकी, एंटी फंगल एक्टिविटी होती है, मतलब कहीं ना कहीं फंगस के अगेंस्ट काम करेगा। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग रिएजेंट कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स आयोडाइड। क्या करते हैं, कभी कभी हमको ऐसे रिएजेंट प्रिपेयर करना होते हैं जो हमारे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अदर केमिस्ट्री में काम आ जाए, कॉम्प्लेक्स आयोडाइड बनाने में काम आयोडाइड के लिए। तो ऐसे रिएजेंट के प्रिपेयर के लिए भी हम पोटेशियम आयोडाइड को यूज करते हैं। तो आपका एक्सपेक्टोरेंट वाला पार्ट है वो खत्म हो गया है, जिसमें हमने दो चीजों को पढ़ लिया ब्रीफली। फर्स्ट था आपका अमोनियम क्लोराइड, फिर था आपका पोटेशियम आयोडाइड, एक्सपेक्टोरेंट आपका दी एंड। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।